डियर स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा था विलयन, और विलयन चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे गैसों की द्रवों में विलयनता, और गैसों का द्रवों में विलयन। और उसमें हमने गैसों की विलयनता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। एक कारक रह गया था, तीन कारक मैंने बता दिए थे। एक विलय गैस की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, और तीसरा आपका ताप का प्रभाव बताया था मैंने। ताप बढ़ाने पर विलयनता घटती है, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम गैस क्या है, अपवाद है। चौथा आपका प्रभाव आता है दाब का प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने उस दिन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता रहता है दाब के प्रभाव पर। दाब के प्रभाव को अपन हेनरी का नियम भी कहते हैं, क्योंकि हेनरी नामक वैज्ञानिक ने 1804 में गैसों की विलयनता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया था। दाब के प्रभाव का क्या किया था, अध्ययन किया था। और उसने क्या बताया, देखो कि अगर ये आपका जैसे कोई द्रव विलायक है और ये इसके ऊपर गैस है, गैस कुछ मात्रा में घुलेगी। अब इसी द्रव विलायक पर मैं एक पिस्टन लगा देता हूं, पिस्टन लगाकर दाब को बढ़ाता हूं। ये पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के द्वारा गैस के अणुओं पर दाब बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो इस गैस के अणु इस द्रव विलायक में क्या होंगे, विलय होने लग जाएंगे, इसमें घुलेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब दाब बढ़ाने पर द्रव विलायक में विलयशील गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये किसने बताया था, 1804 में हेनरी ने। तो हेनरी के नियम को हम लिखते कैसे हैं, हेनरी का नियम देख लीजिए। निश्चित ताप पर द्रव विलायक के निश्चित ताप पर, क्योंकि दाब का अध्ययन कर रहे तो ताप क्या रखना पड़ेगा, निश्चित। द्रव विलायक के इकाई आयतन में, द्रव विलायक के इकाई आयतन में विलयशील गैस की मात्रा साम्य पर उस गैस द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है, आरोपित दाब के समानुपाती होती है। मान लीजिए यहां पर P प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, और इसमें घुलनशील गैस की मात्रा क्या है, M। तो M समानुपाती क्या हो जाएगा, P। समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं मैं। M तो क्या है, घुलनशील गैस की, M गैस की ग्राम में मात्रा, गैस की ग्राम में मात्रा इकाई आयतन वाले विलायक में, और P क्या है यहाँ पर, गैस द्वारा आरोपित दाब। M समानुपाती P, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, M बराबर आ जाएगा आपका KH इंटू P। KH क्या है यहां, KH को बोलते हैं आप समानुपाती स्थिरांक, जिसे बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या कहा जाता है, हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक फिर सुन लीजिए, देख लीजिए। 1804 में हेनरी ने गैसों की विलयनता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया, और उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे गैस के ऊपर, गैस द्वारा द्रव की सतह पर दाब बढ़ाया जाता है, तो उस द्रव विलायक में घुलनशील गैस की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप दाब बढ़ाओगे, ताप क्या रखना है, निश्चित रखना है। तो इसे कैसे कहते हैं, निश्चित ताप पर द्रव विलायक के इकाई आयतन में विलयशील गैस की मात्रा
साम्य पर उस गैस द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। आप द्रव की सतह पर दाब बढ़ा रहे हो तो इसमें घुलनशील गैस की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं मैं, अपन दैनिक जीवन में काम में आता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक या सोडा देखा होगा। सोडे में क्या किया जाता है, जो CO2 गैस है, CO2 गैस को अत्यधिक दाब पर भर लेते हैं और पैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सील पैक। आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो या सोडा की बोतल खोलते हो तो उसमें से गैस के बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि दाब कम हुआ। आपने ढक्कन खोला, ऊपर से दाब कम हो गया, दाब कम हो गया तो घुलनशील गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। इस कारण से वो गैस है जो पानी में से बुलबुलों के रूप में निकलती है। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो दैनिक जीवन में। तो ये नियम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है नियम। देखो इसी नियम से आपको पता है कि दाब बढ़ाने पर गैस की ग्राम में मात्रा बढ़ रही है, और गैस क्या है, विलय। इसका मतलब विलय की मात्रा बढ़ रही है। विलय की मात्रा बढ़ रही है तो इसका अर्थ विलय के मोल भिन्न भी बढ़ रहे हैं। विलय के क्या हो रहे हैं, मोल भिन्न भी बढ़ रहे हैं। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसी नियम से ये बात कही, क्या कहा उसने, कि जैसे जैसे आप द्रव विलायक की सतह पर दाब बढ़ाओगे तो उस द्रव विलायक में विलयशील गैस के मोल भिन्नों की भी वृद्धि होगी। विलय के मोल प्रभाज की भी क्या होगी, वृद्धि होगी। विलय के मोल प्रभाज को अपन x से या xb से रिप्रेजेंट करते हैं, xb से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं इसके बारे में। ले लिया भाई। अब देखिए आगे, न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसकी दूसरी जो डाल्टन द्वारा दी गई, डाल्टन के अनुसार दाब बढ़ाने पर, दाब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, दाब बढ़ाने पर विलयशील गैस के मोल भिन्न या मोल अंश में भी वृद्धि होती है। मोल अंश में भी वृद्धि होती है। हाँ भाई, ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? विलयशील गैस के मोल अंश में वृद्धि। मोल क्या होते हैं, मेरे को विलयशील गैस का मोल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, विलय के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है भाई, यही होगा ना। अब विलय के मोल कैसे निकालते हैं अपन? विलय का मोल क्या होता है, NB बराबर WB अपॉन NB। WB तो क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा। WB क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा। और MB क्या है, विलय का अणुभार। अभी अभी अपन ने पढ़ा है, हेनरी ने क्या कहा था कि जैसे जैसे आप विलय की सतह पर गैस का दाब बढ़ाओगे तो विलय की जो ग्राम में मात्रा है, इकाई विलायक में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा वो बढ़ेगी। जब ग्राम में मात्रा बढ़ेगी तो मोल बढ़ेंगे, और मोल बढ़े तो इसका मोल अंश भी बढ़ेगा। आया सीधा सीधा समझ में? यहां पर देखिए, ये XB क्या है, विलयशील गैस के मोल भिन्न, विलयशील गैस के मोल अंश में भी वृद्धि हो रही है। ये दूसरा कथन है हेनरी के नियम का। ये दूसरा कथन है कि दाब बढ़ाने पर विलयशील गैस के मोल अंश में या मोल प्रभाज में भी वृद्धि होती है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, XB या खाली X लिख लो, X समानुपाती P आंशिक दाब के समानुपाती है। विलयशील गैस के मोल प्रभाज उसके आंशिक दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। P क्या है, गैस का आंशिक दाब। P विलयशील गैस का आंशिक दाब।
अब x समानुपी है तो x बराबर क्या हो जाएगा, के पी। के क्या है, समानुपाती स्थिरांक। के क्या है भाई, समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे विपरीत हेनरी नियतांक भी कहते हैं। विपरीत हेनरी नियतांक। अब विपरीत हेनरी नियतांक क्यों कहते हैं, इसको विपरीत हेनरी नियतांक क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो के का मान होता है वो हेनरी नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। के बराबर में 1/kh, व्युत्क्रम के बराबर, तो व्युत्क्रम हेनरी नियतांक, विपरीत हेनरी नियतांक, कुछ भी आप कह सकते हो। यहां x बराबर क्या हो जाएगा, 1/kh, तो p/kh, या इसमें यूं भी लिख सकते हैं x × kh बराबर p। अगर इसका अपन क्या बनाए, ग्राफ बनाए, x अक्ष पर तो मोल भिन्न को ले लो, ये m हो गया आपका, और ये p y अक्ष पर p को, यहाँ p ले लेते हैं, यहाँ मोल भिन्न ले ली, तो y बराबर mx वाला ग्राफ बनेगा सीधा। इसका जो स्लोप है वो किसको बताएगा, ढाल है जो किसको बताएगा, आपकी kh की वैल्यू को। kh ढाल किसको बताएगा, kh की वैल्यू। तो यही क्या है, हेनरी का नियम। सिंपल सा नियम है, आप दाब बढ़ाओगे, किसी द्रव विलायक की सतह पर गैस का दाब बढ़ाओगे या गैस के आंशिक दाब में वृद्धि करोगे, तो उस गैस की उस द्रव विलायक में घुलनशील की मात्रा भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यही क्या है, आपका हेनरी का नियम है। ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा, इसको याद रखना भाई। न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, आपको वो क्या करेगा, हेनरी नियतांक की वैल्यू दे देगा, विलयशील गैस का आंशिक दाब भी दे देगा, और आपसे उसके मोल भिन्न ज्ञात करवा सकता है। मोल भिन्न ज्ञात हो जाते हैं तो वो ग्राम में मात्रा भी निकलवा सकता है कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलायक में कितनी मात्रा घुली हुई है। ये सारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए है। ओके, ये दाब का प्रभाव आपका क्लियर है। अब देखो जो हेनरी का नियम है, इस हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, कुछ शर्तें हैं। ये नियम तभी लागू होता है जब कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। हर कंडीशन में हेनरी का नियम नहीं लगता। तो सीमाएं या शर्तें जो है उनको भी आप देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमा है। हेनरी के नियम की सीमा है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी का नियम कब कब लागू होता है? हेनरी का नियम तभी लागू होगा, हेनरी का नियम तभी लागू होगा, पहला तो ताप की कंडीशन है कि आपका जो ताप है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। जब
विलयन का ताप बहुत कम ना हो। कई बार ये पूछ लेता है एग्जाम में, विलयन का ताप बहुत कम ना हो। दूसरा, जब विलयन का दाब बहुत अधिक ना हो। विलयन का दाब क्या ना हो, बहुत अधिक ना हो। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बिल्कुल कम हो जाएगा तो जम जाएगा, उसमें घुलेगी कैसे। और दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु होने का मतलब है कि जो आपके गैस है, विलयशील गैस है, वो विलायक में कम मात्रा में घुलनशील होनी चाहिए। द्रव विलायक में उसकी विलेयता कम हो, या विलेयता कम हो। गैस की विलेयता क्या हो, कम हो, विलेयता कम हो। चौथा, जो आपकी गैस है, गैस द्रव विलायक से किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, अर्थात ना तो गैस का समूहन हो, कि गैस के अणु जुड़ के दो अणु बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो गैस का समूहन हो और ना ही गैस का वियोजन हो, कि उसके अणु टूटने भी नहीं चाहिए। गैस आयनित नहीं होनी चाहिए। द्रव विलायक में गैस क्या नहीं होनी चाहिए, आयनित नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। तो ये 4 शर्तें हैं। विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन में गैस की जो विलेयता है वो कम होनी चाहिए, अर्थात विलयन तनु होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए, तनु। और चौथी, गैस द्रव विलायक में किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, ना तो गैस का समूहन हो, ना ही गैस का आयनन हो। ठीक है, ये 4 शर्तें हैं। कई बार वो पूछ लेता है कि हेनरी नियम की शर्तें लिखो या हेनरी नियम की सीमाएं लिखो। ये 4 सीमाएं आपको याद रखनी है। ताप कम ना हो, दाब अधिक नहीं हो, और ये विलयन तनु होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हालांकि तुम्हारी बुक में शायद दे नहीं रखे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, फिर भी एक बार उनको पढ़ लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए, याद रहने चाहिए। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम के, मैंने कहा था हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन ही जाता है। अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या है कि जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में जाते हैं ना गोताखोर, समुद्र की गहराई में, तो गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो जैसे जैसे वो पानी में नीचे जाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। अब दाब बढ़ता है तो रुधिर में गैसों की विलयशीलता भी बढ़ती है। रुधिर में O2 व N2 की विलयशीलता बढ़ जाती है, विलयता बढ़ गई साहब। रुधिर में O2 और N2 मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये गोताखोर वापस ऊपर आते हैं, ऊपर आएंगे, ऊपर आने पर आपका दाब क्या होगा, कम। दाब कम होगा तो रुधिर में गैसों की विलयता भी क्या होगी, कम। अब गैसों की विलयता कम होती है तो देखो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन ये नाइट्रोजन गैस है जो बुलबुलों के रूप में निकलती है।
बल्ब के रूप में निकलती है, बुलबुले के रूप में। तो ये क्या करती है, केशिकाओं में N2 गैस केशिकाओं में, केशिकाएं रुधिर केशिकाएं होती है, बायोलॉजी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, कैपिलरीज, एक धमनी होती है, एक शिरा होती है, केशिकाएं। तो नाइट्रोजन गैस केशिकाओं को अवरुद्ध कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, जिससे रुधिर धीमे बहने लग जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं बैंड पड़ना, बैंड पड़ना। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, बैंड पड़ना। ये बीमारी है। नाइट्रोजन गैस है जो केशिकाओं को अवरुद्ध कर देती है। इसमें गोताखोर को ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं होती, वो बेहोश हो जाता है, मांसपेशियों में भी अकड़न आ जाती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए गोताखोर जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का, N2 गैस का हीलियम द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, हीलियम द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये जो सिलेंडर ले जाते हैं उस सिलेंडर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस तो होती है 32.1%, नाइट्रोजन गैस ये होती है आपकी 56.2%। ठीक है भाई, इतना हो गया 8। और आपकी जो हीलियम गैस है ये होती है 11.7%। तो ये वाला मिश्रण ले जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोताखोर जो गैस का सिलेंडर ले जाते हैं अपने साथ, उसमें प्रयुक्त गैसों की प्रतिशत मात्रा क्या क्या होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, O2 32.1%, N2 56.2%, हीलियम 11.7%। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बैंड पड़ना समझ में आ गया, रुधिर केशिकाएं अवरुद्ध हो जाती है, जिससे गोताखोर बेहोश भी हो सकता है, बेहोश हो जाता है, उसकी ढंग से वर्क नहीं करता शरीर है जो, क्योंकि वो बाहर की ओर ऊपर आता है, वैसे वैसे नाइट्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि दाब कम हो रहा है, दाब कम हो रहा है, दाब कम हो रहा है, तो गैसों की विलेयता भी क्या होगी, कम होगी, गैसों की विलेयता भी क्या होगी, कम होगी। अब गैसों की विलेयता कम होगी तो नाइट्रोजन गैस जो निकलती है बुलबुलों के रूप में, वो केशिकाओं को अवरुद्ध कर देती है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो तो। दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। हेनरी नियम का दूसरा अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग है जो कोल्ड ड्रिंक व सोडा की बोतल भरने में। इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है, कोल्ड ड्रिंक व सोडा बनाने में। यह भी मैंने बताया ही था। कोल्ड ड्रिंक या सोडा में क्या होता है, गैस घुली होती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, गैस के ऊपर हाई प्रेशर करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो दाब के साथ गैस को भरते हैं, तो वो गैस की विलेयता भी क्या होती है, बढ़ जाती है, वो पानी में विलय हो जाती है। और फिर उस बोतल को सील पैक कर देते हैं, बोतल को सील बंद कर देते हैं। इस प्रकार से सोडा और कोल्ड ड्रिंक बनाए जाते हैं आपके। जब आप ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से वो गैस निकलती है दाब कम होने के कारण। तो वहां पर भी ये हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है कोल्ड ड्रिंक व सोडा बनाने में। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो आता है आपका पर्वतारोही
पर्वतारोही जो पहाड़ों पे जाते हैं ना, पर्वतारोहियों के लिए, भाई पहाड़ों पे आप जाते हो, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो, पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हो, ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है, दाब कम होगा तो O2 की विलेयता भी कम होगी, विलेयता भी कम। अब O2 की विलेयता कम होगी क्योंकि आप ऊपर की ओर जा रहे हो, गैसों का दाब घट जाता है ऊपर की ओर, तो ऑक्सीजन गैस अब रुधिर में कम घुलनशील है, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की उतनी पूर्ति नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, जिसके कारण बेहोशी आती है। बेहोशी आना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां पर कई बार करना बंद कर देता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस स्थिति को बोलते हैं अनोक्सिया। इसे क्या बोलते हैं अपन? अनोक्सिया। ये अनोक्सिया की स्थिति है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, बेहोशी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि O2 की विलेयता कम हो गई, तो ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है रुधिर में, अंगों तक, दिमाग तक पहुंच नहीं पा रही। अब दिमाग तक नहीं पहुंचती तो दिमाग काम करना बंद कर देता है साहब। इसके उपचार के लिए अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को उच्च दाब पर सिलेंडरों में भर के ले जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के ले जाते हैं। ये नहीं कि बिना ऑक्सीजन के जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं ना पर्वतारोही, तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लाद के ले जाते हैं खुद के साथ, कि ऊंचाई पे जहां दाब बिल्कुल कम है वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में, दिमाग काम करना बंद ना कर दे, रात में सोता रह जाए, सुलट जाए। तो ये तीन आपके क्या है? हेनरी नियम के अनुप्रयोग। एक तो गोताखोरों के लिए, दूसरा आपको बताया था कोल्ड ड्रिंक सोडा में, और तीसरा पर्वतारोहियों के लिए। ये तीनों अपने माइंड में थोड़ा बैठा लेना, कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता है वो। अब देखिए इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लीजिए हेनरी नियम के। एक क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक संतृप्त विलयन में हीलियम का मोल अंश 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ है, तो विलयन पर हीलियम का दाब ज्ञात कीजिए, यदि हेनरी नियतांक 144.97 किलोग्राम बार है। तो आप क्या करेंगे इसको? देखो अभी अपने फॉर्मूला देखा था, x बराबर में क्या देखा था? P/KH। आपको देखो क्या क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, KH की वैल्यू दे रखी है, और आपसे क्या पूछा है उसने? हीलियम का दाब पूछा। तो आप ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? P हीलियम कर देंगे बराबर x हीलियम इंटू KH। ये तो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया, और KH का वैल्यू क्या है? 144.97 किलो बार। तो इसको 10⁻³ कर दो, किलो बार में बदल लिया। यहां पर 10⁻³ क्यों किया है बच्चों?
क्योंकि अपन को 1 किलोग्राम बार दे रखा है, इसको बार में बदला है अपन ने, दाम बार में निकालेंगे तो 144.97 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यहां से कट जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 1.2 इंटू 144.97 इंटू 10⁻³ अब इसको आगे देख लीजिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं आप, ये 1.2 है, इसको आप 1.45 मान लीजिए, एक वो कम हो जाएगी 1.2, इसमें से 2 ये ले लिया तो ये 1.45 कर दीजिए, 49 है तो 5 आ जाएगा वो, और नीचे बटा 10, इनको भी हटा दो, ये 2 0 हो जाए। ठीक है, 12 को 145 से गुणा करो, 12 पंजे 60, 6 5 48 से 54 का 4 का 5, 12 को 12, 12 और 5 17, यह आया 1740 बटा 1000, 3 0 इधर 1.740 बार, ये इसका दाब आ गया, हीलियम गैस द्वारा आरोपित दाब आ गया 1.740 बार। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के आपको न्यूमेरिकल देगा वो। कई बार क्या होता है, हेनरी का नियम कब लागू होता है, जब विलय की मात्रा बहुत कम हो, तो आप ऐसी कंडीशन में, जैसे आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है XB, तो आप क्या करोगे, NB अपॉन Na प्लस NB, तो यहां Na की वैल्यू को आप इसकी पूरी की वैल्यू ले सकते हो, ये काम कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि हेनरी नियम कब लागू होता है, जब विलयशील गैस बहुत कम मात्रा में हो। ये आपका क्या हो गया, हेनरी का नियम हो गया। अब देखिए, ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, गैसों की द्रवों में विलयता। गैसों की द्रवों में विलयता में मैंने आपको अवशोषण गुणांक पढ़ाया था, विलयता को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया वो हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में हेनरी का नियम याद रखना है, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, और हेनरी के नियम की सीमाएं, और आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी याद रखने हैं। न्यूमेरिकल आपकी जो PDF फाइल भेजी हुई है सर, उस PDF फाइल में काफी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल भी करके आपको देखने हैं। ओके, अगला जो अपना टॉपिक है वो द्रवों की द्रवों में विलयता। ठोसों की द्रवों में विलयता हो गई, गैसों की द्रवों में विलयता हो गई। अगली वीडियो में अपन द्रवों की द्रवों में विलयता को पढ़ेंगे, उसमें ठीक है ना, वो सबसे बड़ा टॉपिक है द्रवों की द्रवों में विलयता, और उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है भाई, ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं।